प्यार की कोई उम्र नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, कोई जात नहीं होती। प्यार तो सिर्फ प्यार होता है, बस हो जाता है। इस तरह की बातें आपने भी फिल्मों में खूब सुनी होंगी, या हो सकता है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया होगा। लेकिन क्या हमारे समाज में इन बातों की वास्तविकता पर कोई यकीन किया जा सकता है, या फिर ये केवल फिल्मों तक ही सीमित है? आज भी हमारे समाज में ऐसे क्रूर लोग मौजूद हैं जिन्हें प्रेम शब्द से चिढ़ है। प्यार करने पर समाज के कुछ लोग धर्म, जात, वर्ग इत्यादि चीज़ों को ध्यान में रखकर प्यार करने वालों को अलग अलग करने के लिए कोई भी हद पार कर सकते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये क्राइम चैनल है और इसमें मैं प्यार मोहब्बत की बातें क्यों कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है ये इसी चीज़ को दर्शाती है कि कैसे समाज का कुछ वर्ग प्यार का दुश्मन हो जाता है। तो कहानी को पूरा जाने उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसके साथ ही कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स का जवाब अगले दिन शॉर्ट्स के माध्यम से 10 से 11 के बीच में दिया जाएगा। अभी शॉर्ट्स नहीं आ रहे हैं, उसका कारण ये है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग कमेंट्स करें और मैं उसके जवाब शॉर्ट्स के माध्यम तक आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। तो चले दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। यहाँ तक कि जिन बच्चों को वह जीवन भर प्यार करते हैं, जिनकी खुशी के लिए परिवार वाले कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें ही अपना पार्टनर चुनने की इतनी भयानक सज़ा दे देते हैं जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। यह साल था 2015 का, जब गोरखपुर के उनौली गांव के रहने वाले अनीश चौधरी का उर्वा ब्लॉक ऑफिस में ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर चयन हुआ। गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में प्राचीन इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर चुका अनीश बहुत मेहनती था। वह खुद के दम पर कुछ बनना चाहता था और उसी के लिए वह दिन रात मेहनत करता था। तरह तरह की सरकारी नौकरियों के फॉर्म भरना, एग्ज़ाम देना, इंटरव्यू की तैयारी करना उसके हर दिन के जीवन का हिस्सा थी, जो कि ग्राम पंचायत अधिकारी बनने के बाद उसका यह सपना पूरा हो गया था। अनीश के गांव में दलितों की आबादी बहुसंख्यक थी। वह खुद भी दलित समुदाय से था, लेकिन अनीश की माली हालत गांव में अन्य दलितों से काफ़ी बेहतर थी। अनीश संपन्न परिवार का हिस्सा थे। उसके पिता और चाचा बैंकॉक और मलेशिया में रहकर काम करते थे। साल 2 साल में अनीश के पिता कुछ दिनों के लिए घर जरूर आते थे और फिर काम के सिलसिले में वापस चले जाते थे। उन्होंने अनीश के लिए किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी थी। अनीश के बड़े भाई अनिल चौधरी भी उर्वा ब्लॉक ऑफिसर में कर्मचारी थे। ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर चयन होने के बाद अनीश की खुशी का ठिकाना नहीं था। जब अनीश ने यह बात अपने पिता को फ़ोन करके बताई तो उसके पिता बेहद खुश हुए और अनीश को जल्द ही घर वापस आने का भरोसा दिलाया। अनीश के अधिकारी बनने की खुशी पूरे गांव वालों को थी। अनीश ने अपनी खुशी का खुलकर इजहार भी किया। वह अपने गांव वासियों के लिए बहुत कुछ करना चाहता था और जल्द ही उनकी सेवा में व्यस्त भी हो जाना चाहता था। चयन के बाद अनीश अब प्रशासन के कॉल लेटर का इंतज़ार करने लगा, जिसे घर आने में ज़्यादा समय नहीं लगा। चयन किए जाने के अगले ही महीने अनीश और अन्य चुने हुए अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए ब्लॉक ऑफिस में बुलाया गया। ट्रेनिंग के पहले दिन अनीश सुबह के 8 बजे तैयार होकर ब्लॉक ऑफिस पहुंचा। उस समय तक कुछ और लोग ऑफिस के मुख्य हॉल में इकट्ठे हो चुके थे। रिपोर्टिंग का टाइम सुबह 8:30 बजे था, तो अनीश को वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं लगा। अनीश ने हॉल में मौजूद हर किसी से हाथ मिलाया और जान पहचान बढ़ाने के लिए उनसे बातचीत की। करीब 10 मिनट के बाद हॉल के गेट से एक महिला अधिकारी अंदर आई। वह भी हॉल में मौजूद अन्य अधिकारियों की तरह ही थी। उसका भी चयन हुआ था। उसका नाम दीप्ति मिश्र था। दीप्ति गोरखपुर में देवकली धर्मसेन गांव की रहने वाली थी।
समाजशास्त्र से एमए की पढ़ाई कर चुकी दीप्ति का सिलेक्शन कोड़ीराम ब्लॉक ऑफिस में ग्राम पंचायत अधिकारी के तौर पर हुआ था। यही नहीं, दीप्ति ने भी दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से अपने एमए की पढ़ाई पूरी की थी। अनीस ने दीप्ति को देखा तो वह उसे पहचान गया था। कॉलेज के कैंपस में अक्सर अनीस ने दीप्ति को घूमते हुए देखा था, कभी कैंटीन में तो कभी क्लास अटेंड करते हुए। लेकिन कॉलेज के दिनों में उसने कभी दीप्ति से मुलाकात या बातचीत नहीं की थी। उसकी एक वजह यह थी कि अनीस का विषय कुछ और था और दीप्ति का विषय कुछ और। दीप्ति जब गेट के अंदर आ रही थी तो अनीस की नज़र उस पर पड़ी। अनीस को दीप्ति का चेहरा जाना पहचाना लगा। अनीस ने अपने दाएं हाथ में पकड़े प्लास्टिक के पानी के गिलास को टेबल पर रखा और घूमकर कमरे में अंदर प्रवेश करती हुई दीप्ति की ओर आगे बढ़ा। काफ़ी देर तक सोचने के बाद अनीस को याद आ गया कि वह दीप्ति को पहचान गया। दीप्ति कमरे में मौजूद पीछे की एक खाली कुर्सी पर जाकर बैठी तो अनीस भी उसके पास आ गया और एक कुर्सी छोड़कर उसके बगल में जाकर बैठ गया और बोला, हेलो। अनीस की बात का जवाब देते हुए दीप्ति ने उसकी ओर देखा और बोली, हाय। अनीस का चेहरा देखते ही दीप्ति को भी अचानक से याद आ गया था, हेलो बोल रहा यह शख्स कौन है। इससे पहले कि अनीस आगे कुछ कहता, दीप्ति ने उससे सवाल कर लिया, अरे आप तो शायद दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में थे ना। अनीस ने दीप्ति के सवाल का जवाब देते हुए कहा, जी आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैंने तो उसी कॉलेज से पढ़ाई की थी। आप जब हॉल में एंटर हुई तभी से मैं सोच में पड़ गया था कि आपको कहाँ देखा है, और देखिए आपने भी मुझे पहचान लिया। यह सुनकर दीप्ति हंस पड़ी और दीप्ति को हंसता हुआ देखकर अनीस भी मुस्कुरा दिया। ऐसे ही करियर, पढ़ाई इत्यादि की बातें करते करते कब 8:30 बज गए दोनों को पता भी नहीं चला। कमरे में सूट पहनकर कुछ उच्च अधिकारी आए और अपने रूटीन कामों की तरह वह सबके नाम, परिचय इत्यादि लेने लगे। इस तरह से अनीस और दीप्ति की जान पहचान हुई। अब क्योंकि अनीस और दीप्ति दोनों ही ब्लॉक ऑफिस में ग्राम पंचायत अधिकारी थे तो उनका साथ में उठना बैठना सामान्य हो गया। पूरी ट्रेनिंग के दौरान अनीस और दीप्ति एक दूसरे के साथ ही रहे। ट्रेनिंग के बाद जब दोनों आधिकारिक रूप से अपने अपने ब्लॉक में काम करने लगे तो भी दोनों का साथ उठना बैठना होने लगा। अनीस के उरुआ ब्लॉक ऑफिस से दीप्ति के कोड़ीराम ब्लॉक ऑफिस के बीच मात्र 1 घंटे की ही दूरी थी। अनीस और दीप्ति दोनों की जान पहचान कुछ ही समय में दोस्ती में बदल गई थी। दोनों साथ में ऑफिस आने जाने लगे थे। दोनों ही घंटों फ़ोन पर बातचीत भी करने लगे थे। देखते ही देखते उनके बीच की नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगी। वे दोनों अक्सर ऑफिस के अलावा भी एक दूसरे से मिलते थे। अनीस और दीप्ति दोनों ही एक दूसरे को करीब से जानना चाहते थे। एक दूसरे को ब्लॉक ऑफिस से छुट्टी के समय दोनों यूं ही घूमने के लिए निकल जाया करते थे। छुट्टी वाले दिन भी दोनों घर पर नहीं बैठते थे बल्कि अपने गांव से दूर घूमने निकल जाते और साथ वक्त गुजारते थे। उनकी दोस्ती वक्त के साथ प्यार में बदलने लगी थी। लेकिन ऐसे ही एक दिन जब अनीस और दीप्ति ऑफिस से शाम की छुट्टी के बाद साथ साथ घर जा रहे थे तो दीप्ति के एक रिश्तेदार ने दोनों को देख लिया और दीप्ति की शिकायत उसके घर पर कर दी। शुरुआत में तो दीप्ति के घर वालों ने उसे रोका टोका नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वे अनीस के बारे में पता लगाने लगे। दीप्ति अपने घर में सबसे छोटी बेटी थी। दीप्ति का बड़ा भाई अभिनव यूपी पुलिस में कांस्टेबल था। जब अभिनव को दीप्ति के किसी से संबंध होने की जानकारी घर वालों से मिली तो उसने अपने सूत्रों के जरिए अनीस के बारे में पता लगवाया। अभिनव को जब यह पता चला कि उसकी बहन दीप्ति का संबंध किसी दलित जाति के लड़के से है तो उसने यह बात अपने घर वालों को बताई। उस दिन मिश्र परिवार में इस बात को लेकर खूब झगड़ा भी हुआ। परिवार वालों ने दीप्ति का फ़ोन उससे छीन लिया। उसके आने जाने पर लगातार नज़र रखने लगे। यहाँ तक कि दीप्ति जब ऑफिस जाती तो उसके पिता नलिन कुमार मिश्र उसके साथ जाने लगे और घर वापस आते समय दीप्ति को साथ घर लेकर आने लगे। दीप्ति पर उसके घर वाले इस तरह से निगरानी रखने लगे जैसे कि उसने प्यार करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया गया हो। इस बात की जानकारी अनीस को लग चुकी थी।
कि दीप्ति को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके बीच बातचीत अचानक से खत्म हो चुकी थी। दीप्ति जब अपने कौड़ीराम ब्लॉक ऑफिस पहुंचती तो वहां मौजूद अन्य कर्मचारियों के फ़ोन से अनीस को फ़ोन करती और उसे अपने साथ हो रहे जुल्मों सितम के बारे में बताती। शुरुआत में तो अनीस ने दीप्ति को धैर्य रखकर काम करने के लिए कहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब दीप्ति को अनीस से दूरी बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने अनीस को उससे शादी के लिए आग्रह किया। एक दिन फ़ोन पर बात करते हुए दीप्ति ने अनीस से कहा, देखो अनीस, मुझे पता है कि मेरे घर वाले हम दोनों के इस रिश्ते से खुश नहीं हैं, लेकिन मुझे यह ज़रूर पता है कि वे लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है कि ये कुछ समय की नाराज़गी हो, लेकिन ये नाराज़गी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अनीस ने दीप्ति की बातों को बड़े ध्यान से सुना और कहा, तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन अगर तुम्हारे घर वालों ने हमारी शादी के बाद हमारे रिश्ते को नहीं माना तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। दीप्ति ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक बार हमने शादी कर ली तो थोड़ी देर में सब सही हो जाएगा और सब लोग हमारे रिश्ते को मंजूरी भी दे देंगे। और इसके अलावा हमारी शादी तो हो ही गई होगी ना, और वो भी कानूनी तौर तरीके के साथ। तो मेरे घर वाले मेरी कहीं और शादी नहीं कर सकते। यह सुनकर अनीस को दीप्ति की बातों में दम नजर आया। उसने कुछ देर सोचा और दीप्ति की शादी की बात को मंजूरी दे दी। इसके कुछ दिनों बाद दीप्ति ने योजना के मुताबिक अपने घर वालों को चकमा देकर 12 मई 2019 को अनीस से कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज के बाद दोनों ने चैन की सांस ली, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका सुख चैन शादी के बाद छिनने वाला है। 9 दिसंबर 2019 को अदालत ने दीप्ति और अनीश की शादी को मंजूरी दे दी। इसका मतलब यह था कि अब दीप्ति और अनीश कानूनी तौर तरीके से एक दूसरे के पति पत्नी थे। अदालत की मंजूरी के बाद दीप्ति के घर वालों को उनकी शादी के कुछ दिनों के बाद ही उनकी कोर्ट मैरिज का पता लग गया था, जिसके बाद उसके घर वालों ने दीप्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। शादी के बाद मिश्रा परिवार ने दीप्ति को अनीस की जान की धमकियां देने लगे। वह दीप्ति से कहते, तूने जो गलती कर ली सो कर ली, अभी भी समय है, उसे तलाक दे और इस रिश्ते से छुटकारा पा ले, वरना हम ही तुझे इस रिश्ते से छुटकारा दिला देंगे। यह सुनकर दीप्ति खौफ के साए में अपनी ज़िंदगी गुजारने को मजबूर हो गई। हालांकि वह हर दिन ऑफिस जाती, लेकिन उसके मन में अनीश को लेकर डर हमेशा रहने लगा। अनीश भी दीप्ति को लेकर हर समय चिंता करने लगा। अनीश को इस बात का डर सताने लगा था कि दीप्ति के घर वाले उसके साथ कुछ गलत ना कर दें। वे दोनों एक दूसरे की चिंता में खोने लगे, जिसका असर उनके काम पर भी पड़ने लगा था। वे हर समय एक दूसरे के बारे में सोचते और एक दूसरे के करीब आना चाहते थे। शादी का पता लगने के बाद दीप्ति को उसके घर वालों द्वारा काफ़ी प्रताड़ित किया जाने लगा। ये प्रताड़ना अक्सर मानसिक हुआ करती थी। कभी उसकी माँ जानकी देवी बीमार होने का नाटक करती, तो कभी उसके पिता अक्सर उसके सामने दिल का अटैक आने का नाटक नौटंकी करते, अनीस से तलाक ले लेने की बात कहते। जब दीप्ति अपने घर वालों की बात नहीं मानती तो वे अनीस को जान से मार देने की धमकियां भी देते। दीप्ति के घर वाले उसे दलित समुदाय के लड़के से शादी करने के चलते दीप्ति को कलंक समझते थे। वह दीप्ति को अक्सर कहते थे, तूने हमारे परिवार की, खानदान की, ब्राह्मणों की नाक कटा दी। तुझ जैसी कलंक का पहले पता होता तो तुझे हमने कोख में ही मार दिया होता। इसी बीच फरवरी 2021 की शुरुआत में नलिन मिश्र ने अनीस पर अपनी बेटी के बलात्कार करने का आरोप लगाया। यह जानकर दीप्ति को इतना आश्चर्य हुआ कि उसके पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन उन दिनों दीप्ति के घर वालों ने उसको इतना प्रताड़ित किया, उस पर इतना दबाव बनाया कि दीप्ति को अनीस के खिलाफ बयान देना पड़ा। लेकिन जब अनीस की गिरफ्तारी की नौबत आई तो 20 फरवरी 2021 को दीप्ति एक बार फिर से अपने घर वालों को चकमा देकर अनीस के साथ रहने के लिए उसके घर आ गई। दीप्ति के घर वालों ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने स्थानीय पुलिस को अनीस के खिलाफ दीप्ति का अपहरण करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई।
जिसके बाद अनीस और दीप्ति दोनों ने मिलकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर पोस्ट भी किया, जो वायरल हो गया। उस वीडियो में दीप्ति ने बताया कि उसका अपहरण नहीं हुआ है और वह अपनी मर्जी से अनीस के साथ रह रही है और दोनों ने शादी की है। कुछ महीनों तक दोनों ने ज़िंदगी साथ में गुजारी, साथ में काम पर जाते, साथ में काम से वापस आते, लेकिन दोनों के मन में डर का साया कम नहीं हुआ था। इसको ध्यान में रखते हुए अनीस के पिता ने दोनों को सार्वजनिक रूप से शादी करने का उपाय बताया। उन्होंने उनसे कहा कि अगर वे सार्वजनिक तरीके से शादी कर लेंगे तो हो सकता है कि वो लोग उनकी शादी को स्वीकार कर लें। उनकी बातों का सम्मान करते हुए दोनों ने 28 मई 2021 के दिन गोरखपुर के महादेव झारखंडी मंदिर में शादी कर ली। मंदिर में शादी करने के बाद अनीस के घर वालों ने दोनों के लिए गोरखपुर में अवंतिका होटल में एक बड़ा रिसेप्शन भी रखा। इस रिसेप्शन में सिर्फ अनीस के घर वाले और रिश्तेदार ही मौजूद थे। दीप्ति के घर से ना तो मंदिर में शादी के समय कोई आया और ना ही रिसेप्शन में कोई आया। शादी और रिसेप्शन के बाद कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। दीप्ति के घर वालों की तरफ से अब ना तो धमकी भरे फ़ोन आते थे और ना ही वे दीप्ति को परेशान करते थे। लेकिन यह बड़ा तूफान आने से पहले की शांति थी। शादी के बाद अनीस के दिलो दिमाग से डर धीरे धीरे कम होने लगा। अनीस पहले के मुकाबले लापरवाह सा हो गया और बेफिक्री के साथ घूमने फिरने लगा। इस चीज़ को लेकर दीप्ति ने अनीस को कई बार आगाह भी किया था, लेकिन अनीस पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। अनीस को लगता था कि यह अपना ही इलाका तो है, यहाँ कोई खतरा नहीं है, लेकिन यह लापरवाही भारी पड़ी। 24 जुलाई 2021 के दिन अनीस और उसके चाचा देवी दयाल, जो कि उरुवा ब्लॉक में ही तैनात ग्राम विकास अधिकारी थे, दोनों दोपहर को गोला थाना क्षेत्र के गोपलापुर चौराहा स्थित पंकज ट्रेडर्स हार्डवेयर की दुकान पर हिसाब करने निकले थे। दरअसल अनीस पर दुकान का कुछ उधार बकाया था। वही उधार चुकता करने हार्डवेयर की दुकान पर दोनों आए थे। दुकान मालिक हिसाब अभी तैयार कर ही रहा था कि इसी बीच में अनीस के मोबाइल पर एक कॉल आ गई। कॉल रिसीव करते हुए अनीस चाचा को इशारे से हिसाब देखने को कहते हुए दुकान के बाहर निकल गया। सड़क के एक किनारे बात करने में मशगूल हो गया। तभी साये की तरह उसके पीछे पीछे चाचा देवी दयाल भी बाहर निकल आए और कुछ ही दूरी पर खड़े होकर भतीजे की निगरानी करने लगे। उसी समय दूसरी तरफ से तेजी से एक बाइक आकर अनीस के पीछे रुकी। दोनों बाइक पर दो दो नकाबपोश युवक सवार थे। एक बाइक पर पीछे बैठे नकाबपोश ने अपने कमर में पीछे खोंप रखा धारदार दतिया निकाला और फिल्मी स्टाइल में अचानक अनीस के सिर, गले और सीने पर ताबड़तोड़ कई बार वार कर दिया। भतीजे अनीस पर हमला होते देख चाचा देवी दयाल हमलावरों से भिड़ गए। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने भतीजे पर हमला करने वालों एक नकाबपोश को धर दबोचा। यह देखकर नकाबपोश हड़बड़ा गया और उनसे छूटने के लिए देवी दयाल के सीने पर प्रहार कर दिया। अचानक हुए हमले से देवी दयाल पल भर के लिए गश्त खाकर जमीन पर गिर गए। कुछ पलों बाद जब उठे तो नकाबपोश ने उन पर फिर से पलटवार किया। तब तक चीख पुकार तेज हो गई थी। देवी दयाल की चीख सुनकर आस पड़ोस के दुकानदार शोर मचाते हुए बाहर निकले। पब्लिक को बदमाशों ने अपनी ओर आते देखा तो चौकन्ने हो गए और जिधर से आए थे मौके पर हथियार फेंककर उसी दिशा में फरार हो गए। इधर अचानक हुए हमले से अनीस डर गया था। गंभीर रूप से घायल वह हवा में लहराते हुए किसी कटे पेड़ की तरह जमीन पर धड़ाम से गिरा। आनन फानन में लोगों ने अनीस और देवी दयाल को टेम्पो में लाद कर गोला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने अनीस को देखते ही मृत घोषित कर दिया। भतीजे की मौत की खबर सुनते ही देवी दयाल की हालत और बिगड़ गई। घबराहट के मारे उनकी सांसों की रफ्तार और तेज हो गई। यह देखकर डॉक्टर भी घबरा गए और उन्हें बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गुलरिया रेफर कर दिया। अनीस की हत्या की खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। जैसे जैसे उसके शुभचिंतकों को जानकारी मिली,
वैसे वैसे कुछ घटना स्थल तो कुछ अस्पताल में जुटने लगे। उधर दिल दहला देने वाली घटना की सूचना गोला थाने के थानेदार सुबोध कुमार को मिल चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही वह फोर्स सहित अस्पताल पहुंच गए और अस्पताल को पुलिस छावनी में बदल दिया गया ताकि कोई अप्रिय घटना न घट सके। सूचना पाकर थोड़ी ही देर में वहां तत्कालीन एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु, एसपी अरुण कुमार सिंह और सीओ गोला अंजनी कुमार पांडे भी पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने शव का निरीक्षण किया। सिर, गले और सीने पर किसी धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला किया गया था। ज़्यादा खून बहने से अनीस की मौत हुई थी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज गुलरिया भिजवा दिया। उसके बाद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को कागजी कार्रवाई पूरी करते करते दोपहर के 2 बज चुके थे। अस्पताल से फारिग होते ही पुलिस गोपलापुर चौराहे पर उस जगह पहुंची जहां घटना घटी थी। पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। मौके पर फैला खून जम चुका था, जिस पर ढेर सारी मक्खियां भिनभिना रही थीं। मौके से कुछ दूरी पर खून से सना एक धारदार हथियार गिरा पड़ा था। पुलिस ने उसे बतौर सबूत अपने कब्जे में लिया। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम अपनी जांच में जुट गई। पुलिस ने अनीश की पत्नी दीप्ति मिश्र की तहरीर पर आईपीसी की धारा 302, 307, 506, 120 बी एवं SC/ST की धारा 3(2)B के तहत मायके के 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसमें नलिन मिश्र पिता, मणिकांत मिश्र बड़े पापा यानी ताऊजी, अभिनव मिश्र भाई, अनुपम मिश्र भाई, विनय, उपेंद्र, अजय, प्रियंकर, अतुल्य, प्रियांशु, राजेश, राकेश, त्रियोगी, नारायण, संजीव, विवेक तिवारी और सनी सिंह सहित 4 अज्ञात शामिल थे। घटना की जांच की जिम्मेदारी गोला के सीओ अंजनी कुमार पांडे को सौंपी गई। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों मणिकांत मिश्र, विवेक तिवारी, अभिषेक तिवारी और सनी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें गोला के दीडीहा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। इन चारों से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपराध स्वीकार करते हुए अन्य आरोपियों के नाम भी बता दिए। पुलिस ने इन्हें अदालत में पेश कर जिला जेल में भेज दिया। 28 जुलाई 2021 को एएसपी अरुण कुमार सिंह ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी। कहा कि जल्द ही बाकी के आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहानी लिखने तक अन्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हो सके थे। पुलिस उन्हें तलाश कर रही थी। तो दोस्तों, ये है प्यार के दुश्मन जमाने की और उसके कत्ल की कहानी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी में आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।